जिंदगी विद ऋचा में आज हम आपको मिलवाएंगे प्रेम, त्याग और वात्सल्य की मिसाल योजना घरात से, जिनका बचपन अनाथालय में बीता, जिन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ, जिन्हें किसी भी रिश्ते में सुख नहीं मिला। वही महिला आज न जाने कितने बुजुर्गों का बुढ़ापा संवार रही हैं। हजारों माता पिता की बेटी होने का फर्ज निभा रही हैं और उनके दुखी जीवन में खुशियां बिखेर रही हैं। योजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू। योजना जी, इतना खूबसूरत आप ये घर चला रही हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए स्मिथ ओल्ड एज होम के बारे में। स्मिथ ओल्ड एज होम एंड केयर फाउंडेशन ये 2017 में इस्टेब्लिश हुए और प्रॉपर रेगुलर उसका डॉक्यूमेंट हुआ है। इसमें स्टेट लेवल के लोग बहुत सारे हैं, रेलवे मिसिंग वाले आते हैं, मेंटल हॉस्पिटल से ठीक हो गए लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे हैं। और फिर कोर्ट केसेस होते हैं, 2-4 बच्चे रहेंगे तो माँ बाप को संभालते नहीं हैं तो कोर्ट हमारे यहाँ भेज देते हैं। बस स्टैंड से जो मिसिंग होते हैं तो पुलिस वेरीफाई करके फिर वो अपने पास आते हैं। ऐसे बहुत सारी तरीके से मम्मी पापा अपने पास आते हैं। इसके साथ ही साथ जो घर में बंद पड़े हुए मिलते हैं, बॉडी में वर्म्स पड़े हुए रहते हैं, कोई बहुत सारी बीमारी की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ऐसे पेरेंट्स को हम पुलिस वेरीफाई करके अपने यहाँ ले आते हैं और टिल डेथ हम उनकी केयर करते हैं। अभी यहाँ पे 126 लोग हैं और 5000 वेटिंग है। इन लोगों के लिए रहने के लिए सफिशिएंट घर नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 5000 की वेटिंग लिस्ट है। यस। ओह माय गॉड। और यहाँ पर इनकी सब काम, मतलब इनसे आप एक पैसा नहीं लेती, वैसे क्या लेंगी जब इतने ऐसे लावारिस और गुमशुदा लोग हैं? कभी कभी सड़क से भी आपको उठा के लाने पड़ते हैं? हाँ, ब्रिज के नीचे सड़क से ये सारे लोग जब आते हैं अपने यहाँ पे तो पहले पुलिस वेरीफाई करना पड़ता है, फिर उनका मेडिकल करना पड़ता है। अगर वो एड्स, टीबी, कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स अलग अलग होते हैं, फिर वहाँ पे उनको शिफ्ट करना पड़ता है। और बाकी अगर सिर्फ शेल्टर की जरूरत है तो अपने यहाँ ले आते हैं हम लोग। 2017 से लेकर अभी तक कितने बुजुर्गों की सेवा आप कर चुकी हैं? आप यहाँ आई बाबा बोलते हैं ना उनको? यस। एक्चुअल में जो 2017 में तो ये लीगल हुआ है, उसके पहले मतलब पिछले 28 सालों से मैं यही काम कर रही हूँ। और अब तक तो 15,000 से ऊपर मम्मी पापा को हम लोगों ने शेल्टर दिया है, 5,000 से ज़्यादा लोगों को एम्पावर किया है और कम से कम 4,000 से ऊपर हम लोगों ने डेथ सेरेमनी किए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते गए हैं उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है और उसके सॉल्यूशंस निकाले हैं। 28 साल से आप यही काम कर रही हैं। बट योजना जी, जब मैं आपकी कहानी पढ़ रही थी ना, और मुझे यही ख्याल आया कि अगर हमारी ज़िंदगी में कड़वे अनुभव हो ना तो हमारे अंदर कड़वाहट आ ही जाती है। रिश्तों से दिल उठ जाता है, अरे सब बेकार है, ऐसा होता है ना। या फाइनेंशियल लॉस है, हम तो कितनी बार ये कहते थे अरे भगवान भी नहीं है, ऊपर वाला नहीं है कुछ, इतने हम वो हो जाते हैं। आपके साथ बहुत खराब एक्सपीरियंसेस हुए जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा था कि एक माँ होने के बावजूद आपकी सारी जिंदगी, मतलब सारा बचपन आपका एक अनाथालय में बीता, उसके बावजूद आपके अंदर ये भाव है, ये प्रेम भाव है, कितने सारे आई बाबा की आप सेवा कर रही हैं, ये कैसे आया ये भाव? एक्चुअल में जब कोई मम्मी पापा मेरे पास आते हैं तो उनका दुख देखने के बाद ऐसा लगता है तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, इनका दुख ही बहुत है। और इनके पास तो भगवान ने वो नॉलेज भी नहीं दिया है कि कहीं से खाना लाना है और कहाँ से हमें शेल्टर मिलेगा, कुछ नहीं पता है उनको। फिर भी वो एक विश्वास से मेरे पास आते हैं और उनके अपनों ने ही उनको इतना दुख दिया है, फिर भी लास्ट एंड में वो ना फॉरगिव कर देते हैं उनको। और वो फॉरगिवनेस मुझ में आ गया, मैंने लिया और मैंने सीखा फॉरगिवनेस कैसे करना चाहिए, इनसे ही सीखा। कैसे करते हैं? हम नहीं कर पाते फॉरगिव किसी को। हाँ, नहीं कर पाते। लेकिन देखो ना, बहुत सारे बच्चे इनका पैसा निकाल लेते हैं, इनको मारते हैं, कोर्ट केस करते हैं, ये रास्ते पे चले जाते हैं। लास्ट एंड में जब डेथ होती है ना तो ये लोग बोलते हैं मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी। और जब बोल नहीं पाते ना तो पूरी नज़र उनकी दरवाजे की तरफ रहती है कि अभी आएगा, बच्चे नहीं आते। तो मुझे ऐसे लगता है एक माँ हो के अगर वो फॉरगिव कर सकती इतने सारे दुख दर्द, तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ों से ना हमें अंदर से सुकून मिलता है कि हाँ फॉरगिवनेस आ गया तो अपने आप वो सुकून मिल जाता है और फिर और काम करने में हिम्मत बढ़ जाती है। एक माँ होने के बावजूद आपको क्यों अनाथालय में रहना पड़ा?
मेरे डैडी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में क्लास 1 अफसर थे और मेरा जन्म हुआ तो डैडी एक्सपायर हुए। तो मम्मा को ऐसे लगा कि इसका जन्म हुआ और मेरे पति एक्सपायर हुए, तो वो पुराने ख्यालात थोड़े थे। फिर मम्मा ने ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, तो 2-3 साल मेरी मासी ने मुझे संभाला। जब 4 साल की हुई तो फिर ऑर्फनेज होम में हमें शिफ्ट किया गया। फिर ऑर्फनेज होम में ही मैं पली बड़ी, बहुत बीमार भी रहती थी। मैं हमेशा मम्मी के पास जाने की ये कोशिश करती थी, लेकिन मम्मी अपने इसमें रहती थी क्योंकि मम्मी को दुख था। मम्मी काफ़ी यंग एज में विधवा हुई थी और 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी, तो सारा चीज़ था उसके ऊपर। ये आज मैं समझ सकती हूँ, वो वक्त नहीं समझ पाती थी मैं। तो इस तरीके से मतलब हम मदर्स के यहाँ पहुँचे। तो 4 साल की उम्र में आपकी माँ और आपकी मौसी ने आपको ऑर्फनेज में भेज दिया। ये कहाँ पर था? पहले तो कलकत्ता में था। वहाँ पे ऐसा था कि जैसे बेटियाँ उम्र में आ जाती है तो फिर नज़दीकी स्टेशन के पास उनको रखा जाता है ऑर्फनेज होम में। तो 12 साल की उम्र में मैं थाने में आ गई। थाने में जहाँ मतलब मम्मी मुंबई में रहती थी मासी के साथ, तो थाने में हमें शिफ्ट किया गया। फिर वहाँ पे शादी होके ही हम बाहर आए। किस उम्र में आप वहाँ से बाहर निकली? 18 साल में। तो 14 साल, तो वही पूरा बचपन जो मैंने कहा आपका अनाथालय में, आपका और आपकी बहन का भी? हाँ, दोनों, बहन और मैं दोनों थे। तो उस दौरान माँ से संपर्क रहा? एक तो दिवाली में या मई के दिनों में हम 1-2 दिन के लिए मिलते थे, अदरवाइज नहीं। तो जैसे कोई भी बच्चा होता है, शिकायत करता है, रोता है, आपने अपनी माँ से नहीं कभी रोक के कहा कि क्यों छोड़ दिया हमको, हम अपने पास क्यों नहीं रखती हो? एक्चुअल में मम्मी के प्रॉब्लम्स इतने थे ना कि उनको ये लगता था कि इनको खाना अच्छे से मिल रहा है, इनको पढ़ाई मिल रही है, वो उसके लिए सफिशिएंट था। तो उसके अलावा बाहर के प्रॉब्लम्स को वो मम्मा फेस कर रही थी बच्चों को लेके। एक तो डैडी का पैसा नहीं मिला था उनका, और सरवाइव करना था खुद को भी और बच्चों को भी, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम ज़्यादा थे। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने बच्चों को अनाथालय में रखना। लेकिन उसको ये सुकून था कि पढ़ाई अच्छी मिल रही है, पेट भर खाना मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, वो मम्मी के लिए ज़्यादा मायने रखता था शायद। तो अपनी माँ को लेकर कभी आपके अंदर नाराज़गी या गुस्सा, या जैसे मैं कही थी कड़वाहट भर जाती है हमारे अंदर? शुरू में मुझे पता ही नहीं चलता था कि माँ से कैसे बात करनी है, क्या करनी है। लेकिन मुझे याद है मैं 10th में थी तो दीदी ने एक बार मुझे लेटर लिखवाया था मम्मी के लिए, कि मम्मी के लिए लेटर लिख। आपकी बहन ने? हाँ। तो तब मम्मी दिल्ली में काम करती थी, एक हॉस्पिटल में आया का काम करती थी। तो दीदी ने जब लिखवाया वो लेटर, और मैं वो लेटर लिखते लिखते मुझे वो याद आया सब चीज़ें कि मैं मम्मी के साथ कैसे ये करना चाहिए। 4 साल तक? हाँ। फिर तब से मैं मम्मी को हमेशा लेटर लिखती थी। वो शायद पोस्ट होते थे, नहीं होते थे, पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा मम्मी को लेटर लिखती थी और उसमें बताती थी कि मेरा अब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और उसमें एक ही लिखती थी, मुझे आपकी याद आती है। फर्स्ट लेटर में नहीं लिखा था, तो दीदी ने बोला ऐसा लिखो, उसको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर लिखना शुरू किया। तो ऐसे यही बातें हमारी लेटर से होती थी बस। बट आपके पिता क्लास 1 ऑफिसर थे और आपकी माँ को आया कि नौकरी करनी पड़ी? क्योंकि डैडी का केस चल रहा था ना कोर्ट में, पैसा नहीं मिला था, पेंशन नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं। मम्मी मुझे लगता है 18 साल फाइट किया वो मिलने के लिए। फिर 18 साल के बाद केस जीती मम्मी, और फिर नौकरी भी मिली और पेंशन भी मिली। अच्छा, फिर नौकरी, सरकारी नौकरी। लेकिन 18 साल बहुत बड़ा होता है ना, सर्वाइव करना, बच्चों की पढ़ाई, सारी चीज़ें बहुत तकलीफ दे थी मम्मी के लिए। बट आज आप समझ सकते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची थी उसके लिए समझना कितना मुश्किल होता। लेकिन मेरा वहाँ जो मदर्स का जो मतलब मदर्स सर्वाइव करते थे, मदर्स के साथ हम रहते थे, तो उनका फॉरगिवनेस, उनका काम करने का तरीका, उनका सेवा भाव, वो देख के मैं एंजॉय करती थी। मदर टेरेसा के होम में? यस, सारे मदर्स और सिस्टर जो थे, तो उनको देख के हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। फिर उन्होंने हमें पेड़ दिए थे कुछ,
वो पेड़ों के साथ हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे। ओह, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें वो नेचर के साथ अटैच रहना सिखाते थे। वहाँ गौशाला थी तो गौशाला में भी हम जाते थे, तो गायों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। तो वो चीज़ें थी हमारी बहुत सारी, तो हम उसमें बहुत खुश थे। फिर वहीं पे वो मदर्स के यहाँ से ही आपकी शादी कर दी गई, तो उसमें आपकी मदर इन्वॉल्व नहीं थी, आपकी अपनी माँ? नहीं, कोई नहीं था। ये एज अ गवर्नमेंट सिग्नेचर होता है, वैसे ही सिग्नेचर करके शादी हो गई बस। लेकिन वहाँ भी सुख नहीं मिला। एक्चुअल में कैसा है ना, देखिए हमें पता ही नहीं ना हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हमें भेजा जा रहा है। नई चीज़ें थी, नया एक्सपीरियंस था, हर फैमिली मेम्बर्स को समझना था, सब अलग ही था वहाँ पे। ऐसे 20-22 साल में बच्चे हो गए, बच्चों के लिए जीना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ फिर से पढ़ाई लिखाई की, बच्चों के साथ खेले कूदे, फिर अपना स्ट्रगल किया, अपने जॉब किए, सारी चीज़ें, फिर वो नए तरीके से हर चीज़ करते गए। तो कभी ऐसा किसी पर ब्लेम नहीं किया कि आपकी वजह से ऐसे हुआ वैसे हुआ। मुझे ऐसे लगता था हाँ दुनिया ऐसी ही चलती होगी शायद। उस दौरान भी जो आप 20-22 साल कह रही, कई बार ससुराल से आपको निकाल दिया गया, आपके पति ने भी साथ नहीं दिया, क्या परिस्थितियां थी तब वहाँ पर? एक्चुअली मैं भी उनकी जगह पे होती ना तो मैं भी यही करती, क्योंकि उनके यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई लेडी बाहर जाके काम कर रही है, डेथ सेरेमनी कर रही है, और कोई लेडी ऐसे दूसरे माँ बाप की गंदगी निकाल रही है। ये उनके लिए हजम नहीं हो रहा था ये चीज़ें, तो उनको ये तकलीफ दे था। तो इस वजह से उनका ये था कि तुम ये काम मत करो, तुम कोई अच्छा काम करो, जैसे गारमेंट का, फैक्ट्री का काम कर दो, या कोई अच्छा ऐसा लेडीज़ वाला काम करो, टीचर की नौकरी करो। हाँ सिंपल सी जिंदगी जियो, ऐसा था उनका। लेकिन मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी आ गई तो मुझे करना ही था। अब लेप्रेसी के बारे में तब बहुत ही मतलब बातें होती थी कि लेप्रेसी हो गया तो शरीर चला जाता है, गल जाता है, फिर उनके कीटाणु अपने बॉडी में जाते हैं, ये सारी चीज़ें थी। आप लेपर्स के साथ भी काम किया हाँ आपने? यस, मैं तब लेप्रेसी के लिए भी नए नए स्टार्ट किए थे काम, तो वो भी डर था उनको। फिर स्पेशल चाइल्ड्स को मैं लाके उनके लिए मतलब मैं घर में ही बेबी सिटिंग करा दी थी, तो वो भी गुस्सा था उनको कि ये क्या काम है, दूसरे लोग दूसरा काम करते, ये कौन सा काम है। तो वो समझ नहीं पाया और मैं समझा नहीं पाई उनको कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं नहीं समझा पाई थी। तो ये चीज़ें होती थी। एक बात बताइए ना, एक बच्ची जैसे होता है ना, ठीक है एक ऑर्फनेज में थे, वहाँ सब आपकी सब जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन सुख सुविधाएं तो नहीं थी ना। तो वो बड़े होके चाहती है कि मैं भी कुछ पैसे कमा के कुछ अपने ऊपर खर्चा करूँ, भाई जो फैशन या जो भी चीज़ है। आप सोशल वर्क की तरफ इतनी कम उम्र में कैसे बढ़ गई थी? मैंने तो वही देखा जो मदर सिस्टर्स करते थे, तो मुझे ऐसे कभी, बाकी मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ वो थी तो वो साड़ियों के लिए रूठती थी, फिर उनको वही चाहिए, गहने चाहिए, और मैं कभी नहीं रूठती थी। तो फिर वो मुझे बोलते थे तू ऐसे क्यों करती है, तू लड़ाई करना चाहिए कि ये साड़ी नहीं चाहिए, मुझे दूसरी साड़ी चाहिए, या मुझे ये गहना चाहिए। ये चीज़ें मुझे कभी पता ही नहीं था। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी और मेरे लिए वो चीज़ें नहीं थी। जब कॉलेज से शादी होके जब आई तब मुझे पता ही नहीं था कि शादी का मतलब ये, मुझे सिर्फ ये पता था कि शादी का मतलब बच्चे, अपने बच्चे, बस यही पता था कि मेरे बच्चे होंगे और मेरे जैसे दिखेंगे। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। लेकिन इसमें भी आपने अपने एक बेटे को खोया डिलीवरी के बाद। यस, ट्विंस थे और मैं काफ़ी वीक थी, और दोनों हुए 7वें महीने में ही दोनों हुए, और बेटा तो ऑन द स्पॉट डेथ हुआ, और बेटी बहुत साल तक पैरालाइज थी। तो उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया, तब जाके वो आज चलने फिरने लगी। 8-9 साल के बाद वो चलने लगे, बहुत फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराने के बाद। और वो जब ठीक हुई उसके बाद मैंने दूसरी बेटी प्लान की, और दूसरी बेटी प्लान करने के पीछे भी ये था कि ये बेटी अकेले ना पड़े। तो योजना जी, अगर मैं कहूँ कि ना बचपन में बच्चों वाला प्यार मिला, ना शादी के बाद जो सुख मिलता है एक गृहिणी को, एक पत्नी को, वो मिला, तो सही है ये बात कि आधी से ज़्यादा जिंदगी सुख नहीं मिला? आज ऐसे लग रहा है ना कि अगर वो मुझे प्यार करते तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाती। क्या बात है। क्योंकि तब आप फिर अपनी गृहस्थी में बंध जाते हैं। यस। तो ऐसे लगता है ना, यूनिवर्स हमें कुछ पाने के लिए कुछ जो खोना चाहिए, तो वो यूनिवर्स ने कर दिया, और शायद यूनिवर्स एक तरफ से छीन लेता है फिर दूसरी तरफ से देता है। यस। और मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं।
मैं कॉलेज 11th स्टैंडर्ड से फिर मैं डायरेक्ट होम्योपैथी के लिए एडमिशन करा दी मैंने। और फिर वहाँ से मैं सोचती थी कि मैं डॉक्टरेट बनूंगी, डॉक्टर हो जाऊंगी। 7-8 महीने तक फीस ही नहीं भरा मम्मा ने, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई। और उसी वक्त भाई की शादी के लिए मम्मी ने 1.5 लाख खर्चा किया, लेकिन मेरे एडमिशन के लिए नहीं किया। तो वो मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ। फिर वापस में आके 12th में साइंस में एडमिशन रेगुलर कंटिन्यू किया। तो तब मुझे बहुत साल तक मुझे गिल्ट था, मैं डॉक्टर नहीं बनी। लेकिन ये काम होने के बाद ऐसे लगा अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बनी। अगर डॉक्टर बनती तो ये नहीं कर पाती मैं। लेकिन उसके बावजूद माँ के लिए गुस्सा नहीं है? नहीं, उसकी हालत इतनी बेकार थी, मतलब ना पढ़ाई थी, ना एजुकेशन था, ना अर्निंग सोर्स था, ना उसको सेविंग्स पता था, कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल लेडी। कभी जब चीज़ें ठीक हो गई थोड़ी, तब माँ से बात करने की कोशिश की कि माँ क्यों अलग? हाँ, मैंने मम्मा को, जिसको हम कहते हैं ना आजकल क्लोजर कहते हैं, हाँ, कि कोई हाँ। रिश्ते में क्लोजर जरूरी है, बात कर लेना। लास्ट एंड में जब मम्मी का डेथ होने वाला था, उसके 4-6 महीने पहला मम्मा मेरे पास आई थी, ससुराल में आई थी। और मम्मा ने मुझे बोला कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे लिए कुछ करने की, लेकिन मैं अपनी सेहत से हार गई। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तीनों बेटियों की शादी दी, उनके डिलीवरीज किया, उनका एजुकेशन से लेके हर चीज़ किया, उनके लिए एक घर बना के दिया, उनको हर चीज़ दी, लेकिन तेरे तक आने तक मेरी तबीयत ने ये कर दिया, तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि मम्मा, ऊपर वाला है ना, वो मेरे नसीब में लिख दिया है उसने ऑलरेडी। तो आपके बोलने से या आपके करने से ना करने से भी वो देने वाला दे ही देगा। तो मामा बोली कि ये तेरा जो विश्वास है ना, ये हमेशा ऐसे ही रखना, और वो देगा ज़रूर। तो योजना जी, अब मैं एक सीक्वेंस समझने की कोशिश करती हूँ। बचपन से आप अनाथालय में पली बड़ी, मदर्स के होम में शादी हुई, वहाँ भी सुख नहीं था, लेकिन 2 बेटियाँ आपको मिली। और वहाँ ससुराल में रहते रहते ही आपका मन सोशल वर्क का करने लगा, क्योंकि वही चीज़ आपने देखी थी। तो आपने पहले लेपर्स के साथ, फिर स्पेशल चिल्ड्रन के साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद ये बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करना, इसका ख्याल कैसे आया? तो बच्चों को छोड़ने के लिए जो दादा दादी नाना नानी आते थे, तो उनको मैं कहती थी अभी बच्चे आ गए, अभी आप चले जाओ। तो कहते थे योजना देखो ना, शरीर साथ नहीं देता है, तो घर वाले इज्जत नहीं करते हैं। फिर डॉक्टर भी ऐसी कोई दवाई नहीं देते कि हम वापस से जवान हो जाए, और भगवान को भी हम नहीं चाहिए, इस वजह से वो हमें लेके नहीं जाता। तो वो देख के मुझे ऐसे लगता है मैं इनके लिए कुछ करूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ नहीं पता। फिर धीरे धीरे इनके लिए हम काम करना शुरू किए कि इनके लिए जगह चाहिए, क्योंकि घर वाले परेशान थे, ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, 500 स्क्वायर फीट के घर में इतने कैसे चलेगा। तो हम उनके लिए जगह देखना शुरू किए, बाहर जगह देख के वहाँ रखेंगे। तो सोसाइटी में तो अलाउड ही नहीं था, फिर सोसाइटी के बाहर देखा, तो सोसाइटी के बाहर में इतना किराया कौन देगा, किराए नहीं दिए इन्होंने, मतलब देने की हैसियत ही नहीं है, कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे हम सर्च करते करते करते, मतलब घर से 150 किलोमीटर दूर बोईसर में हमें एक मंदिर की जगह मिली जो खाली पड़ी थी पिछले 8 सालों से। तो बोईसर में आके वहाँ पे काम स्टार्ट किया। अब बोईसर में काम स्टार्ट किया तो जगह तो मिल गई, 10 बाय 10 का कमरा था। मम्मी पापा कहाँ से आएंगे, इतने दूर तो कोई आने को तैयार नहीं था। तो वहीं के मंदिर मस्जिद के बाहर जो मम्मी पापा पड़े थे, उनको मैंने अप्रोच करना शुरू किया कि उनको शेल्टर चाहिए क्या, घर चाहिए क्या। तो वो लोग आना शुरू किए। तो 10 बाय 10 के कमरे में एक बेड लगाया, एक मम्मी को ला के रखा, फिर दूसरा बेड लगाया, दूसरे मम्मी को लाया, तीसरा बेड लगाया, तीसरे मम्मी को लाया। मैं नीचे सोती थी और एक तरफ किचन का एक चूल्हा था और एक तरफ दरवाज़ा जाने के लिए बाहर, और यूरिन पॉटी के लिए बाहर ही जाना है। ऐसे स्टार्ट किया था शुरू में। आपने अपना घर छोड़ दिया, अपना जो भी आराम, जितना भी आराम रहा होगा घर में, आराम से ज़्यादा मुझे उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी था। और सबसे पहली बात तो घर वाले तैयार नहीं था ये सब काम करने के लिए, तो मुझे इनके लिए कुछ करना था ना। और इन्होंने मुझे लास्ट वार्निंग दे दी थी कि या तो तुम घर संभालो या तो तुम ये करो। और बच्चियाँ आपकी? वो तो उन्होंने रख ली। बेटियाँ छोटी थी और बेटियों ने कहा नहीं हम तो पापा के साथ रहेंगे, तो हमने कहा ठीक है। बट मैं ये जुनून समझ नहीं पा रही, जैसे आप अपने बच्चे होते ना एक माँ के लिए, कि अपने बच्चे से ऊपर कुछ नहीं, Yes. दुनिया सब एक तरफ, मेरे बच्चे एक तरफ।
वो भी आपके लिए कम इम्पोर्टेंट थे और आपके लिए समाज सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये मैं नहीं समझ ये पा रही। समाज सेवा है, ये मुझे आज पता चल रहा है। तब समाज सेवा कर रही हूँ ऐसे नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था वो एक एल्डरली पेरेंट है, वो उनके हाथ नहीं चल रहे हैं, उनके पैर नहीं चल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है और उनको मेरी ज़रूरत है। तो यही समझ में आता था। ये सोशल वर्क है, ये अब समझ में आ रहा है। बट बच्चियों की याद नहीं आती थी जब यहाँ रहती थी? बहुत आती थी, बहुत आती थी। लेकिन धीरे धीरे बेटी आ गई मेरे पास। अच्छा, खर्चा कैसे चलता था? करती तो आप कुछ थी ना? हाँ, तो ऐसे होता था। अभी देखो ये जो है मंदिर मस्जिद के बाहर से लोगों को लाती थी, तो मस्जिद का खाना आता था वो ला के देते थे, मंदिरों का खाना आता था वो लेके आते थे। फिर गांव के लोगों से मुझे जो भी हेल्प मिलती थी वो सारा कुछ वहाँ ला के देते थे। किराया तो था ही नहीं ना, मंदिर की जगह थी तो किराया नहीं था और खाना आ जाता था। मेडिकल सपोर्ट चाहिए तो ग्राम पंचायत में गई थी तो हॉस्पिटल से मुझे डॉक्टर आ जाते थे, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और कब कोई किसी के लिए एम्बुलेंस लगी तो मैं एम्बुलेंस वाले को रिक्वेस्ट करती थी। अगर वो पैसा मांगता था तो मैं नगर सेवक के पास चली जाती थी तो वो दे देते थे। ऐसे ही काम चलता था। लेकिन फिर वो जगह भी आपको छोड़नी पड़ी? हाँ, वहाँ पे फिर क्या हुआ कि बहुत सारे हेल्प आने लगी, डोनेशन आने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैडम जी अब हम तो मंदिर बनाएंगे। तो मैंने कहा फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा वो तो आपका प्रॉब्लम है। उन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मम्मी पापा को रहने दो, मैं देखती हूँ, अपने लिए कुछ करती हूँ। और फिर मैंने सिटी में आना शुरू किया और सिटी में डोनेशन का फ्लो शायद ज़्यादा मिला मुझे और इसलिए फिर मैं सिटी में आगे पनवेल वापस आ गई, जहाँ पे बेटियाँ थी तो बेटियों को भी मिलना होता था। मतलब जहाँ आपकी ससुराल थे? हाँ, और वहीं पे फिर काम स्टार्ट किया। और वहाँ पे ऐसा था कि जो बेड रिडन लोग थे ज़्यादा, तो उनकी सेवा करने की वजह से लोग सोचते थे कि हॉस्पिटल में इतना सारा पैसा देने से अच्छा इनको थोड़ा सा डोनेशन करेंगे तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से काम चलते गया। फिर थोड़ा डोनेशन वाला, थोड़ा पेड, थोड़ा कुछ ना कुछ मांग के ऐसे चलता था वहाँ पे। बट बीच में आपने वहीं पर अपना काम चलाने के लिए टिफिन सप्लाई और ये सब काम भी किया है ना? हाँ, वो कब क्योंकि किया? ये बच्चे जब बढ़ गए, मतलब मेरे बेड्स काफ़ी ज़्यादा हो गए और मैंने देखा कि पेड वाले बहुत कम है और चैरिटी वाले ज़्यादा हैं, तो कैसे करें, क्या करें? तो वहाँ पे डीएड कॉलेज था और डीएड कॉलेज के बच्चों को, ये गाँव से आते थे, बच्चों को खाने के लिए बहुत ज़रूरी था। हाँ, तो फिर मैंने उनके लिए एक बोर्ड लगाया, ऑनलाइन बता दिया कि मैं टिफ़िन सर्विस देती हूँ। तो बच्चे आने लगे, खाना खाने लगे और वो खाना मतलब 1200 रुपये तब मेरे लिए बहुत था, एक बच्चे का, एक टिफ़िन का। दोनों टाइम बच्चे खा के चले जाते थे और 1200 रुपये फिर सारा मेरे अकाउंट में आता था, खर्चे के लिए वही लेके जाते थे। और वो सारे बच्चे आज इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, वो कहते हैं कि काकी माँ अगर आप एक एक दिन में सबके घर पे आओगे ना तो आपका बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। क्या बात है! इतना मतलब पूरे, मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र से भी आगे ज़्यादा सारे बच्चे लोग हैं। तो आपने पेड की बात की, तो यहाँ पर भी कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो जिनके परिवार वाले पे करते हैं या यहाँ सब फ्री में है? इसमें क्या है ना कि कोई ऐसे है जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट संभालना मुझे बहुत ज़रूरी है। किसी की पेंशन 1500 है, 2000 है, 7000 है, ऐसे लोगों को इसी में मैं एडमिशन ले लेती हूँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा पैसा रहे और हमारा पैसा हमें यूज़ हो। उन्हें पता नहीं है कि एक बंदे के पीछे मुझे 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आता है, फिर हम उसी में उनका गुजारा कर लेते हैं सारा कुछ। इस तरीके से काम चलता है। और जो डोनेशन मतलब जो एडॉप्टेड है, तो ऐसे कुछ संस्थाओं को हम लोग बेड एडॉप्शन में देते हैं कि आप बेड एडॉप्शन में ले लो। तो कोई 2 लेता है, कोई 4 लेता है, कोई 1 महीने के लिए देता है, कोई 4 महीने के लिए देता है और इस तरीके से मेरा चल रहा है। कुछ ऐसे आई बाबा भी आते हैं जहाँ बच्चे खुद छोड़ के गए कि हम इन्हें नहीं रखना चाहते, आप रख लो, ऐसा भी होता है? ऐसे होता है, उस टाइम मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। मतलब एक फैमिली आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमारे डैडी हैं जो नोज़ फीडिंग पे चल रहे हैं और हम उनको यहाँ पे लाना चाहते हैं क्योंकि हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है और हम चले जाएंगे तो इनको देखने वाला कोई नहीं है, तो और हम इनकी मरने की राह नहीं देख सकते। तो इनकी वजह से हम मतलब ये 3 महीने हम लोग, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रुक सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इनका डेथ भी होता है तो मैं डेथ सेरेमनी भी करूँगी और सारा कुछ करूँगी, आप सिर्फ मुझे इसका मंथली का जो है वो आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं और लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन एक उन्होंने कहा कि सिर्फ हॉस्पिटल से लाते वक्त वो नोज़ फीडिंग का पाइप निकाल दीजिए। तो मैंने कहा कि अगर
पाइप निकाल दीजिए मतलब? हाँ, मतलब डेथ करनी है। उनको मार दीजिए। हाँ समझ रहे हो, तो डेथ कर दीजिए। तो मैंने कहा कि ऐसा करने से अच्छा है, मैं तो पराई हूँ, आप बेटे हो, आप अपने हाथ से निकाल दो, तो बेटों के हाथ से निकलेगा तो जल्दी उनको अच्छा जगह मिल जाएगा। तो बोले नहीं मैडम जी, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं भी नहीं कर सकती, शायद जब आप छोटे थे तो ये पापा ने आपको वही कर देते ना, तो शायद आज ये कहने के लिए आप यहाँ नहीं रहते। तब उनको बहुत गुस्सा आया था, गुस्से में चले गए थे। ओह माय गॉड। और इतना ही नहीं, जितने भी पेरेंट्स लोगों ने, मतलब जो डोनर्स आते हैं, उन्होंने इनका मिसअंडरस्टैंडिंग छुड़ाकर माँ बाप को अपने घर भेज दिया है। उनकी डेड बॉडी मुझे मिलती है, या तो ये वापस मुझे कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए मिलते हैं। अच्छा, मतलब कुछ लोग समझा बुझा के वापस हाँ, भेज देते हाँ, हैं हाँ। बच्चों के पास। हाँ, तो ये पेरेंट्स वापस मुझे नहीं मिलते, या तो उनकी डेथ बॉडी मिलती है मुझे, या तो फिर वो कहीं ना कहीं मुझे फिर ऐसे भिक्षा मांगते हुए मिलते हैं। तो आपको लगता है कि आप बेकार है बच्चों हाँ, के तो पास? मुझे ऐसा लगता है वो वापस नहीं जाना चाहिए, इन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन इनका मोह है जो वापस बच्चों के पास चले जाते हैं। तो योजना जी, समाज का एक बहुत गंदा चेहरा भी, गंदा रूप भी देखा है आपने इतने सालों में? अगर 100 लोग की गणना हम करें तो इसमें से 20 लोग अगर गलत है तो 80% लोग अच्छे हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल तो ये सोच हो गई ना हमारी कि समाज में सब लोग बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहा है सब कुछ। आप कह रही हैं कि 80 लोग आज भी अच्छे हैं और 20 खराब हैं। यस, क्यों पता है? 28 सालों से ये 80% लोग ही मेरे लिए सपोर्ट खड़े हुए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मैं इन लोगों को संभाल पा रही हूँ। आज अगर वो लोगों ने मेरे लिए कपड़ा नहीं लाते या धान नहीं लाते, उन्होंने दूध नहीं देते, उन्होंने मेरे लिए डोनेशन नहीं खड़ा करते, तो मैं इतने लोगों को संभाल पाती? तो मैं संभाल पा रही हूँ क्योंकि अच्छे लोग हैं ना। कोई एक्सपीरियंस लेकिन आप बहुत किसी के साथ जब आपको बहुत झटका लगा हो कि कोई ऐसा भी हो सकता है अपने माता पिता के साथ, आज आप शेयर करना चाहें? मेरा कहना है कि बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप को रखें, संभालें, लेकिन अभी वर्कलोड इतना हो गया ना। जैसे अभी देखो, पहले 11 से 5 ड्यूटी करते थे लोग, अब ना सुबह 7 बजे चले जाते हैं, शाम को 7-8 बजे तक आते हैं, तो इनका 1-2 घंटा तो ट्रैवलिंग में चला जाता है। ऊपर से दिन भर काम करते हैं, घर पे भी लेके आते हैं, घर पे भी काम करते हैं, तो वो लैपटॉप लेके घूमते हैं, अपना अपना काम करते ही रहते हैं। तो ऐसे वक्त में ये अटेंशन कहाँ से दें अपने माँ बाप को? उनकी सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट करें? हफ्ते में 1-2 छुट्टी मिलती है, उसमें वो अपने बच्चों का पढ़ाई देखे और वो हफ्ते भर का सामान भरे या और कुछ चीज़ें देखे, तो ये बच्चों के लिए आसान नहीं है। पहले जॉइंट फैमिली थी तो हो सकता था, अब नहीं हो रहा है। तो और अगर बीमारी आ गई तो उनको बीमारी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और वो बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए बीमारी कहाँ से वो हैंडल करे? उनको डायपर चेंज करना नहीं आता, उनको ये पता नहीं इनका मूड कैसे स्विंग हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो इस वजह से ये बच्चे उनको ऐसी जगह पे छोड़ देते या बट इस वजह से ओल्ड एज होम्स हमारे आसपास बढ़ते जा रहे हैं। क्या एक अच्छे समाज की निशानी है योजना जी? देखिए, समाज को हम सुधरने जाएं तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम अपने से करना चाहिए। हर कोई बंदा अपने से स्टार्ट करे कि हमें क्या करना है। हम दूसरों के इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मैंने शुरू में बोल दिया लोगों को कि आप अपने मम्मी पापा का केयर करो, ये करो वो करो, तो लोगों ने मुझे कहा योजना जी आप पहले करो फिर हमें बताओ। फिर मैंने करना शुरू किया, अब सुनते हैं लोग। बट ये काम भी ना आसान नहीं है। बुजुर्गों के अपने मूड स्विंग्स, अपना अगर जिंदगी भर का जो ईगो होता है, और जैसे हम लोगों में से घर में भी होता है ना, घर में भी नानी दादी का नेचर या कुछ, कभी डांट दिया, कभी आप इतना कर रही है लेकिन आपके करने पर सवाल उठा दिया कि अरे कुछ नहीं कर रही हो तुम। ये सब रोज सहना पड़ता है। तो कैसा है ना, जब नए आते हैं ना, नए तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये पराई लेडी हमें क्यों करेगी। जब अपनों ने ही इतना दुख दिया, मेरे ही अपनों ने इतना दुख दिया, तो ये पराई लेडी क्यों करेगी हमारे लिए। तो ये नए आते हैं तो मुझे नाखून से काटते हैं, फिर थूकते हैं मुंह पे, फिर पॉटी फेंक देते मेरे ऊपर। बहुत गंदगी से, बहुत गलत तरीके से ये मुझे अब्यूज़ करते हैं। बहुत गंदी गालियाँ देते, जैसे सुनी नहीं है ऐसी गालियाँ देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो देखते कि अरे इसने, मैंने इतना गाली देने के बाद भी ये क्या सह रही है, तो फिर वो पूछती है मुझे कि तुमने क्यों सुना,
तो मैं कहती हूँ कि आपको भी तो किसी ने दिया होगा ना ये सारी चीज़ें, जो आपके पास होगा वही आप मुझे दोगी ना। मेरे पास प्यार है, मैं प्यार दे रही हूँ, आपके पास गाली है, आप गाली दे रहे हो। ओह माय गॉड। और 2-4 साल 8 साल लगते हैं इनको मेरे ऊपर ट्रस्ट करने में, तब तक सहना है। उसके बाद ये खुद ही इतना प्यार करते हैं कि मौत के वक्त वो ऐसा हाथ पकड़ के रहते हैं, योजना तुम रहोगी तो मौत भी नहीं आएगी। लेकिन फिर मैं वो टाइम में भगवद गीता का पाठ करती हूँ, थोड़ा सा हटती हूँ, मैं कहती हूँ अभी कनेक्ट हो जाओ, अब नया शरीर मिलेगा, नई चीज़ें मिलेगी। उनको तैयार करना पड़ता है, मौत से वो जो डरते हैं उससे बाहर निकालना होता है। और इनकी मौत से आप कैसे डील कर दें, क्योंकि आपको भी अफेक्शन हो जाता होगा। सबसे पहले तो मुझे 2-4 दिन में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है, क्योंकि एक एक बॉडीज, उनके आँखों के ये वो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आता है कि अब पापा या मम्मी नहीं रहेगी ज़्यादा। तो मैं उनको म्यूज़िक लगाती हूँ, जैसे मंत्र की मशीन होती है वो लगाती हूँ। और आसपास में उनका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत मैं स्पिरिचुअल रखना चाहती हूँ। फिर उसके साथ धीरे धीरे उनके आसपास के लोगों को भी बोलती हूँ कि टिल डेथ उनको धीरे धीरे लिक्विड पिलाना है। फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, फीडिंग में भी चेंजेस करती हूँ। और फिर धीरे धीरे ऐसा मुझे लगता है, और बहुत सारे ऐसे भी है कि डेथ में जाके वापस भी ठीक हुए हैं। सेवा से वो वापस भी ठीक हुए। मतलब एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा उनके सारे पल्सेस बंद हो गए, सारी चीज़ें हो गई, और मैंने घर वालों को भी बुलाया कि अभी गई करके मम्मी, डॉक्टर को भी बुलाया, सब डॉक्टर ने भी डेथ घोषित किया, सब कुछ हुआ। और बेटी आते आते 1.5 घंटा लगा और मम्मी ने ज़ोर से सांस ली और फिर स्टार्ट हुआ उसका। और जब देखा, बेटी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वापस के, वो तो अपाहिज थी बेटी बेचारी, इतना सब चल के आए। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो देख के बहुत खुश हो गए वो। उसके बाद 3 साल मम्मी रही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ अगर वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या फिर हिंदू है, हाँ, तो उस रिचुअल से मुझे करना है। तो अगर मुस्लिम है तो मैं दरगाह में जाके उनके मौलवी जी से बात करती हूँ उनकी पूजा करने के लिए। और अगर क्रिश्चियन है तो फादर से मिलती हूँ उनके प्रेयर के लिए। फिर वहाँ से ला के उनको लास्ट डेथ सेरेमनी भी उनको उनके रिचुअल्स के अनुसार ही करना पड़ता है। वो सब करके फिर उनका PM करना, मतलब पोस्टमार्टम करना, फिर पुलिस वेरीफाई करना, फिर वो डेड बॉडी खुद लेना, वारस दाखला बोलते हैं उसको, वो लेने के बाद फिर उनका डेथ सेरेमनी करना। डेथ सेरेमनी के बाद फिर उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना। ये डॉक्यूमेंट्स करते करते मतलब ना, ये सब करते करते इमोशनली भी फुल रहती हूँ और वो सारी चीज़ें, और मैं वो 2-4 दिन ना अपने में ही लगी रहती हूँ। और वो टाइम में भगवद गीता का मैं नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न छेन्नन क्लेन्नन टापो न शोषयति मारुता, हाँ, ये सब कंटिन्यूसली बोलती रहती हूँ और मैं अपने आप उसमें स्ट्रॉन्ग बनती जाती हूँ। और इसी की वजह से आज मैं इतने सारे डेथ सेरेमनी कर पाई। आप खुद करते हैं? मैं खुद करती हूँ। आपको देखकर वाकई लग रहा है कि सेवा परमो धर्मा जो कहते हैं उसको आप जीती हैं। शायद मैं अब तक वो लेवल तक नहीं पहुंची जहाँ पे मदर तेरेसा पहुंची है। शायद ऊपर जाके मैं मदर्स को कहना चाहती हूँ कि मम्मा मैंने आपका काम किया। क्या उन्होंने, जो मदर्स ने आपको पाला, कभी उन्होंने आपका काम देखा? बहुत, हाँ, पनवेल में आए थे, फुल गाड़ी भर के आए थे और उन्होंने देखा। उन्होंने बहुत मतलब बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेयर किया कि योजना ये काम है ना, मतलब मेरा स्मिता नाम है मम्मी की तरफ का, तो बोले स्मिता ये काम इतना आसान नहीं है। हम लोग तो मदर्स का नाम लेके चला रहे हैं, लेकिन तुम तो खुद मदर को जी रही हो, तो ये कभी नहीं भूलना। ये बूंद कब सागर बनेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये काम छोड़ना नहीं कभी। और बस वही याद कर करके मैं चल रही हूँ। कोई लेकिन ऐसी घटना हुई हो जिसने आपका कुछ समय के लिए ही सही, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच वाली महिला हैं, लेकिन कुछ समय के लिए दिल तोड़ा हो या मन, कहते हैं ना, मन कड़वा हो गया किसी के बच्चे के लिए या किसी के लिए? ऐसे होता है ना कि हमेशा हर वक्त कोई नई केस आती है तो तकलीफ़ तो होती है। एक केस आई थी मेरे पास, एक मम्मा दादर स्टेशन पे थी, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था, और वो मम्मा को मैं लेके आई। बारिश बहुत था तो 2-3 दिन हम लोग उसके ऊपर काम ही कर रहे थे, गर्म पानी, दूध पिलाना, खाना खिलाना, ये वो सेवा ही चल रही थी। और वो टाइम कुछ फादर्स डे था, तो कुछ रिपोर्टर्स आए थे मेरे पास, तो उन्होंने उनके ऊपर कैमरा पकड़ा और पूछा कि आप क्यों यहाँ हो।
तो वो बताना शुरू की उसने कि उनके पति हार्ट पेशेंट थे और 2 बच्चे थे। तो उनके देवर ने उनका घर अपने नाम पे कर लिया और उनको बोल दिया कि ये घर मेरे नाम पे होगा, अब तुम खाली करो। तो ऑन द स्पॉट उनके हस्बैंड का खड़े खड़े में हार्ट अटैक आके गिर गए जोर से। बाबा का डेथ हो गया तो इन्होंने क्या किया, अपने दोनों बेटों को लेके, थोड़ा बहुत गहना कैश था वो लेके मैके चली गई। मैके जाने के बाद घर वालों ने उनका जब तक पैसा था तब तक तो संभाल लिया। उसके बाद बड़े बेटे को बोला कि अब इनको काम पे भेज दो। वो बेटा कोई 16 साल का था, उसको काम पे भेज दिया। अब 2 दिन हो गए वो आया ही नहीं वापस। तो क्या करे, ढूंढते 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 परेशान होके ये छोटा बेटा 14 साल का था, उसको भेज दिया। उसको भेजा तो वो बेटा गायब हो गया, लेकिन ये बड़े वाले बेटे का डेड बॉडी मिला। अब ये रो रो के परेशान, अब वो बेटा नहीं आ रहा है, ये बेटे का ऐसे हुआ, क्या करे क्या करे। घर वालों ने इसको उठा के बोला अब आपको गांव भेजना है। उनको ले जाके स्टेशन पे छोड़ दिया। वो स्टेशन पे गाना गा गा के पूरा पैसा इकट्ठा करती थी और उस पर उसका चलता था। अब ये मम्मा जब मेरे पास आई तो ये हमेशा गुनगुनाती थी। मराठी गाना है, उसमें वो गाती थी, असावे घर ते अपुले छान। तो मैं बोलती ये क्यों गुनगुना रही, तो मैं ऐसे उसका क्या मतलब है? हाँ, तो उसका कहने का मतलब था मेरा घर, मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें ऐसा घर हो। तो मैंने ना गूगल किया और मैंने देखा कि ये क्या गाना है। वो गाने में ऐसा है कि एक बंगला है, बंगले के सामने फाउंटेन है, फाउंटेन का पानी की वजह से अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। आज आसपास में बेलें हैं जो घर के ऊपर चढ़ी हुई है। अंदर हमारा परिवार है, बाबा है, दादा है, बच्चे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे। वो गाने का मीनिंग था। और मुझे मेरा गोल मिल गया कि मेरा घर निकल गया, इनके पास भी घर नहीं है तो इनको तो घर चाहिए। और तब से मैंने घर के लिए काम करना शुरू किया नॉन स्टॉप। अभी इनका खुद का शेल्टर बनने के लिए हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने ज़मीन खरीद ली है? ज़मीन खरीदी मतलब ऐसे है कि लोक सत्ता पेपर है, वहाँ एक 82 इयर्स के राइटर ने मेरा आर्टिकल लिखा और 18 लाख रुपए मुझे पूरे महाराष्ट्र से मिला। तो वो मैंने वहाँ पे ज़मीन में एक्वायर किया और वो प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए हम लोग CSR ये वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। देखते हैं कब तक बन जाएगा। और इस जगह पर आप ये किराए की है? हाँ, ये यहाँ पर कब से हैं आप? यहाँ पे 10 साल हुए, रेंटल है ये प्रॉपर्टी। महीने का कितना खर्चा होता है आपका? देखिए महीने का अगर मैं प्रॉपर, मुझे अगर अच्छा खाना पीना, दवाई और अच्छा स्टाफ और सारा कुछ अच्छे से रहे तो मुझे 20 लाख रुपए महीना चाहिए। तो कैसे चलता है? आ रहा है इतना? 4 लाख रुपया अकाउंट में आता है, कोई भी देख सकता है क्योंकि सारा हमारे पेज पे है, वेबसाइट पे है। और अपने चैरिटी कमिश्नर के पास ITR होता है फाइल। ये 4 लाख आता है। ये 4 लाख में रेंट, लाइट बिल और छोटी मोटी चीज़ें ये जाती हैं। बाकी सारा कुछ डोनेशन से चल रहा है। सरकार से आपने कभी मदद नहीं मांगी? सरकार से हम यही चाहते हैं कि अगर 5 एकड़ ज़मीन भी मिल जाती है तो हम इन लोगों के लिए अच्छा सा एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बना के हमेशा के लिए हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं। फिर वहाँ पे हमें डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं ना कुछ वहाँ पे वर्कआउट करके अपना सस्टेनेबल प्लान वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। आप मुझे बता रही थी कि कई बार इनके अंतिम संस्कार के लिए आपको अपने गहने बेचने पड़ते हैं, ऐसा क्यों? बहुत बार, क्योंकि ऐसा है ना कि देखिए लकड़ियाँ तो आसानी से नहीं मिलती, वो तो खरीदनी ही पड़ती है। दूसरी बात है कॉफिन जो है उसको भी खरीदना पड़ता है। सेकेंड थिंग है जो जगह पे मुस्लिम लोगों के लिए हमें ग्रेवयार्ड चाहिए वहाँ पर भी ज़मीन खरीदनी पड़ती है, इसके अलावा कोई फ्री में नहीं मिलता है। तो ये चीज़ों के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। मतलब ऐसा होता है कि हम अगर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मम्मा हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको भी तो चाहिए, जब आप पैसा दोगे तब भी जाके हम उनको कुछ लेके जा पाएंगे। तो फिर ऐसे वक्त मैं कुछ गहने निकाल के दे देती हूँ और फिर वो लोग अंत्यविधि करते हैं। फिर वो बच्चों को कॉल करते हैं, बच्चे फिर पैसा GPay करते हैं, फिर वो आते आते गहने मेरे पास वापस आ जाते हैं। तो आपकी बेटियां आपको गहने वापस कराती हैं लेकिन आप हर बार उनको बेच देती हैं। रिश्तों का इतने अगर कहूँ कि खराब रूप देखने के बावजूद इतना हंसती मुस्कुराती पॉजिटिव कैसे रह लेती हैं? इतने सारे मम्मी पापा मुझे मिले। देखो आपके एक मम्मी एक पापा रहेंगे, आप कितने खुश रहते हैं। मेरे पास तो 128 मम्मी पापा है, मैं कितना खुश होना चाहिए।
लेकिन जिनके हैं और जो यहाँ छोड़ जाते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मुझे तो मिल गए। बट किसी का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? जिनको पता ही नहीं है कि इनको कहाँ रखना है, क्या करना है, उनके लिए तो मैं समझ सकती हूँ कि इनको नॉलेज ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं, मतलब बड़े बड़े अफसर हैं, वो अपने माता पिता को खेती में छोड़ के चले आते हैं। एक मम्मा को मैंने खेती से ऐसे उठाया है, उनका यूट्रस बाहर पड़ा था और चूहे उसको खा रहे थे, और फिर भी वो मम्मा जिंदा थी। उस मम्मा को मैं उठा के लाई और उनके बेटे को ढूंढा। उनका बेटा साल में एक बार मुझे 30 किलो का गोनी चावल देता था, और जब मम्मा एक्सपायर हुई तब बड़े आराम से, मतलब इतना बड़ा उसका सेरेमनी किया, डेथ सेरेमनी। मेरा विश्वास उड़ गया ऐसे वाले लोगों से। तो बेटा ही खेत में छोड़ गया होगा। मम्मा खेती में गांव में रहती थी, ये मुंबई में काम करते थे। हमने वहां से उठाया, फिर इनको ढूंढा। मतलब माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए तो पैसे हैं, माता पिता को जीते संभालने के, जीते जी पालने के लिए पैसे नहीं है। ना नियत है ना पैसे। हाँ हाँ। और ऐसे भी लोग हैं, जैसे अभी एक बहुत बड़े रिपोर्टर थे, उन्होंने उनके पापा को चाचा बोल के एडमिशन दिया। एडमिशन कराया, सब कुछ हो गया। पापा का डेथ होने के बाद फिर उन्होंने एप्लीकेशन लिखा कि मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट मैडम नहीं दे रही है। फिर मैंने वहाँ पे उनको सबके सामने बोल दिया कि मुझे पता ही नहीं कि ये उनका पापा है, मुझे ये पता है कि ये चाचा बोल के इन्होंने एडमिशन कराया है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? शर्म आती है कि अपने पिता को छोड़। मतलब ऑप्शन ढूंढते हैं, माता पिता को रखने के लिए, छोड़ने के लिए ऑप्शन ढूंढते हैं। तो जैसे एक तरफ तो आपने कहा कि बहुत गरीब हैं या लाचार, कहीं हाँ, आपको हाँ। रेलवे में मिलते हैं, वो तो समझ में आता है। हाँ। लेकिन क्या ऐसे भी लोग आते हैं जिनका आपको पता है कि इनके बच्चे अच्छे वेल टू डू फैमिलीज में है, सक्षम है, रख सकते हैं अपने माता पिता यस को? यस, ऐसे आते हैं? हाँ, बहुत सारे। प्लस पॉइंट यही है कि इनको सेम एज के लोग मिलते हैं, खाना पीना मिलता है, अच्छे से इनका देखभाल होता है, तो ये अपने लोगों में बहुत खुश है। बस यही एक वजह है कि ये ओल्ड एज होम में रहना पसंद करते, बाकी कोई रीज़न नहीं है। बच्चों की याद आती है उनको बहुत। अगर घंटों बातें करते रहो तो फिर बच्चों की नाती पोतियों के बारे में बातें करते हैं, बहुत सारे मिस करते हैं। किसी के बच्चे नाती पोते मिलने आते हैं रेगुलरली कि चलो ठीक है मजबूरी है यहाँ छोड़ दिया, लेकिन मिलने तो आए, फोन तो करें, हालचाल तो पूछें? एक्चुअली कोई नहीं आता है। जो लोग यहाँ मिलने आते हैं एज अ गेस्ट, मैं यही कहती हूँ उनको, आपके बच्चों के ऑफिस से आए हैं या आपकी बेटी के ससुराल से आए हैं और ये मिलने आए। झूठ बोलते हैं आप? क्यों? हर एक मिनट में झूठ बोलना पड़ता है, नहाने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए झूठ बोलना पड़ता बट ये झूठ क्यों? कि है। वो खुश रहे, उनको अच्छा लगे कि मेरे बच्चों ने मुझे पूछा, मेरे परिवार वाले मुझे पूछते हैं। बोलना पड़ता है, उनको खुश देख के मैं खुश हो जाती हूँ। पहले प्रेयर करती थी भगवान से कि सॉरी सॉरी गॉड, लेकिन अभी माफ़ी नहीं मांगती हूँ। मैंने कहा तू जो सज़ा दे चलेगा, मंजूर है। आप जैसे लोगों से मिलकर ना मुझे एहसास होता है कि क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं तो चाहती हूँ, देखिए ये इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहती हूँ। एक मम्मा थी मेरे पास, बहुत सालों से थी, और उनके बेटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक डोनेशन के लिए एक कैंप आया था, वो कैंप में वो बेटा आया था और वो माँ से बात करने लगा। तो मम्मी ने क्या कहा, जिस दिन तूने मुझे ये सीढ़ी चढ़ाई ना, उस दिन तेरा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। आज के बाद मुंह नहीं दिखाना, मैंने जीना सीख लिया तेरे बगैर। और वो मम्मा इतनी इंडिपेंडेंट बनी ना, मतलब उसकी वजह से मेरा आश्रम में फ्री में ऐसा छोड़ के कहीं पर भी बाहर जा सकती थी, इतना काम किया मम्मा ने। उनको वो रिस्पेक्ट मिला, वो चीज़ मिल गई कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं जी सकती हूँ। बेटा बाहर जाके रो रहा था बहुत। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों छोड़ा माँ को?
होंगे कुछ प्रॉब्लम। मैं इतने गुस्से में थी, मैं बात ही नहीं करना चाहती थी उनसे। अभी भी कोई आते हैं लेने बच्चों को, मम्मी पापा कोई आते हैं तो बोलते आने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा सब कुछ यही करेगी, यही हमारी बेटी है, यही हमारी माँ है, यही है, हम कहीं नहीं जाते। कभी डांटना भी पड़ता होगा इनको बच्चों की तरह? बहुत बार, मतलब ऐसे होता है कि वो बोलते मरने के लिए कुछ दवाई होगी तो देना, क्योंकि वो दर्द है, वो दुख है जो झेल नहीं पाते ये। तो मैं उनको कहती हूँ मैं खाऊं, तो बोलते नहीं नहीं तू मत खाना। तो मैंने कहा जब मैं नहीं खा सकते मैं तुम्हें कैसे दूंगी। तो यहाँ इन सब के एंटरटेनमेंट के लिए या इनका मन बहला रहे इसके लिए क्या क्या कर पाती हैं आप अपने सीमित रिसोर्सेज में? नहीं, पहले मेरे पास ऑडियो वीडियो कुछ नहीं रहता, तो मैं खुद गाना गाती थी, मैं खुद डांस करती थी इनके लिए। रात को गाना भी मैं खुद गाती थी, अंगाई गीत बोलते हैं हमारे यहाँ, और उनको सुलाती थी। अब ऐसे हुआ है ना, बहुत सारे NGO, स्कूल, कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, तो फिर हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग, स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िक, भजन, कीर्तन, फिर बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, जैसे पथनाट्य होता है, बहुत सारी चीज़ें स्कूल कॉलेज के बच्चे करते हैं। विजिटर्स आते हैं तो स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को अप्रोच करते हैं ना, तो ये बच्चे भी इनके लिए पोएम गाते हैं, डांस करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो सारे सोशल मीडिया में एक बहुत पब्लिश है। अब तो हमको भी गाना सुनाइए फिर। हम बहुत सारे, मतलब डांस गाना, कुछ गाना सुना दीजिए। चलिए, एक प्रेयर है। सारे जहां के मालिक तेरा ही हौसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। क्या बात! आप एक ऐसी महिला हैं, मतलब मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी सेवा के नाम पर समर्पित कर दी। आज अगर मैं पूछूं कि अपने लिए कोई सपना बचा है? हाँ, मुझे घर बनाना है इन लोगों के लिए। ये भी नहीं लोगों के लिए? हाँ, बस यही चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ये लेके तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मुझे घर इन्हीं लोगों के लिए बनाना है। जिस दिन मैं इनके लिए घर बनाऊंगी ना, बस उस दिन मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। अगर भगवान आते हैं बोलते चलो, तो मैं कहूँगी थोड़ा रुकिए, मुझे इनके लिए घर बनाने दो, फिर आती हूँ। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, कुछ बुजुर्ग जिनके पास शायद घर रहे होंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, मैटर नहीं करता, उनको उनके अपनों ने घर से निकाल दिया। और ये एक महिला पिछले 28 सालों से हजारों बुजुर्गों को एक घर देने की कोशिश कर रही है। वो चाहे 10 बाय 10 का एक कमरा हो, या आज हम जहाँ बैठे हैं वो एक 3 मंजिला ओल्ड एज होम है, या ये एक अपनी ज़मीन लेकर उस पर एक और अच्छा, शायद इससे शानदार एक घर बनाना चाहती हैं। लेकिन पूरे जीवन का मकसद और जीवन का एक ही सपना बचा है, उन लोगों को घर देना जिन्हें उनके अपनों ने घर से निकाल दिया। वाकई प्रणाम है आपको योजना जी। चलते चलते अगर आप हमारे सारे व्यूअर्स को कोई संदेश अगर देना चाहेंगी तो क्या होगा? अपने माता पिता को ना अपना बच्चा समझिए। जब अपने बच्चों की गलतियां होती है ना, कि बच्चों ने कहीं पॉटी कर दी, बच्चों ने कहीं गलती कर दी है, तो अपना बच्चा समझ के आप इनको संभालोगे ना, तो ये गलती आपके लिए निग्लेक्शन हो जाएगी, आप निग्लेक्ट करेंगे। तो अपना बच्चा बन के संभालिए, बहुत आसान है इनको संभालना। बस थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, ये बहुत खुश हो जाते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। और मैं अपने सब व्यूअर्स को यहाँ बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कभी कभी एपिसोड के बीच में आपको महसूस भी हो, जैसे उन्होंने इतनी प्यारी बात कही कि बच्चे जैसे करते हैं, तो कोई शूटिंग चल रही हो तो बच्चे आ जाएंगे, हल्ला करेंगे, शोर करेंगे। बीच बीच में हमें कई बार अपनी शूटिंग रोकनी पड़ी, बातचीत रोकनी पड़ी, क्योंकि कहीं कोई आई बाबा किसी ने कुछ आवाज़ लगा दी या कुछ बोल दिया। लेकिन मैं देख रही थी कि योजना जी एक बार भी ना गुस्सा हुई ना चिढ़ी, बस सबको एक चुप रहने के लिए कहा। बस इतना सा पेशेंस अगर हम सब में आ जाए तो शायद
हम अपने बुजुर्गों की बेहतर देखभाल कर सकें। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे, इतनी पॉजिटिविटी आप कैसे लाती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये ऐसा एक ओल्ड एज होम चलाना आसान नहीं होता। हम सब इरिटेट हो सकते हैं, सबको खींच उठ सकती है, या समाज का जो रूप हम देखते हैं उस पर बार बार मैं वही कह रही हूँ कि कड़वाहट आ सकती है। आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं? एक तो मैं मदर्स के साथ रही हूँ, मैंने उनका वो पेशेंस देखा है, काफ़ी अच्छी तरीके से देखा है, और वो बचपन से मुझ में आए, इसके लिए मैंने बहुत काम किया। दूसरा ये है कि मैं मेडिटेशन में हूँ पिछले 24 सालों से। मैं टोटली मेडिटेशन में होने की वजह से शायद ये पेशेंस का स्तर बढ़ गया है, और मम्मी पापा का जो फॉरगिवनेस है, इस वजह से मैं ज़्यादा ज़िंदगी को समझ पाई हूँ अच्छी तरीके से। अपनी माँ को माफ़ कर दिया आपने, ससुराल वालों को, पति को? एक बात कहूँ, मैं आपके वजह से ही मैं लोगों तक यही बताना चाहती हूँ कि जिसने भी मुझे दुख पहुँचाया, जो भी मुझे छोड़ के गए, सबको मैंने माफ़ कर दिया। जो मेरे साथ रहे, जो आगे तक चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है। और जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट एंड तक मुझे सहा है, मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हुई है, तो आत्मा से सबको सॉरी कहती हूँ। थैंक यू। मुझे नहीं लगता किसी को भी आपकी वजह से ठेस पहुंची होगी। पहुंची है, बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छी नहीं होती है। बेटियों से आप पूछोगे तो पता चलेगा कितनी स्ट्रिक्ट थी मैं उनके लिए, क्योंकि मैं चाहती थी वो जल्दी खड़े हो जाए, जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, लोगों के मतलब गलत इसमें से वो बाहर निकले, ये मैं चाहती थी। बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ा मुझे। बहुत अच्छा लगा हमको योजना जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा काम जो आप समाज के लिए कर रही हैं, उसके लिए तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं इतना थैंक यू कह सकती हूँ, कोई शब्द है ही नहीं, बट कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं हमारी तरफ से आपके लिए। जब अपना साहिल रूठे तो औरों का किनारा बन जाओ, जब अपना सहारा छूटे तो औरों का सहारा बन जाओ। ये सीख लिया जीवन में जिसने, वो हर पल खुशी लुटाता है। अनगिनत डूबती सांसों को वो बन तिनका पार लगाता है। जब सोच योजना बन जाए, मुश्किल की बात फिर कैसे हो। जब हाथ मिल गए हाथों से, कोई अनाथ फिर कैसे हो। सेवा है कोई काम नहीं, सेवा जीने का तरीका है। फल सेवा का चखा तो ये जाना, बाकी सब कुछ ही फीका है।